तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पिनाकल पोस्टमार्टम सीरीज। पिनाकल पोस्टमार्टम सीरीज में क्या होगा, तो जो आपके पास पिनाकल की बुक है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पिनाकल में देखिए पूरा जो एसएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक कंपाइलेशन है। वो कोई रिटन बुक नहीं है, वो कंपाइलेशन है, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम क्वेश्चन से हमको मतलब है। तो अगर आपके पास पिनाकल बुक है तो आप सीरियल से वहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें 6वां एडिशन का जो भी बुक है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसी में सीरियल से है। उसके बाद 7वां 8वां जो भी आगे आएगा तो हम इसको अपडेट भी बाद में करेंगे। तो अभी हम 6वें एडिशन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा लेक्चर ले रहे हैं, तो ये पहला लेक्चर डांस फॉर्म से है। तो देखिए स्टैटिक में और खास तौर से आर्ट एंड कल्चर में जो चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं, ज्यादातर चीजें आपको याद भी नहीं रहती। उसका रीजन क्या है, आप केवल एक नाम पढ़ेंगे, उस स्टेट पढ़ लेंगे तो उससे चीजें कम याद रहती हैं। उसके बारे में जब आप थोड़ा बहुत और चीजें पढ़ लेते हैं ना तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। और खास तौर से जैसे एसएससी में क्या होता है कि जो भी एग्जाम जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर देखेंगे तो वो पीवाईक्यू बेस होता है। अगर आप पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका 80 से 90% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम 25-25 क्वेश्चन का एक लेक्चर आपके सामने पर डे आएगा और आप उसको सही से देखते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे और जीएस में एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि नॉर्मली जो भी लोग पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आंसर मार्क करेंगे, क्वेश्चन आएगा आंसर मार्क करेंगे। इससे आपको कुछ भी नहीं याद होने वाला है। वो आप तो बुक से भी कर सकते हैं। तो हम केवल आंसर मार्क नहीं करेंगे, उसके बारे में समझेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप खुद ही समझ पाएंगे कि इस लेक्चर को लेने में कितना एफर्ट लगता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो सत्रिया नृत्य शैली कहां पर किया जाता है, तो असम में किया जाता है। आंसर क्या होगा, असम। अब चलिए हम सत्रिया नृत्य के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं। देखिए भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है। और वहीं अगर हम 9 किसके अनुसार है, तो संस्कृति मंत्रालय, जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार 9 क्लासिकल डांस है। 9वां कौन सा है, तो छऊ। इसलिए छऊ को हम क्या कर देते हैं, कभी कभी सेमी क्लासिकल कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के तहत कितना है तो 9 होगा और साहित्य नाटक अकादमी के तहत 8 होगा। तो 8 में एक कथक है, सत्रिया है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। तो अभी सत्रिया आया है तो सबसे पहले हम सत्रिया के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए सत्रिया के संस्थापक कौन है, यानी एक तरीके से सत्रिया को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। सत्रिया कहाँ से संबंधित है, तो सत्रिया असम से संबंधित है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, आपको पता भी होगा। कब विकसित हुआ, टाइम पीरियड की बात करें तो ये 15वीं सदी में विकसित हुआ। इसका मेन उद्देश्य क्या है सत्रिया का, तो वैष्णव धर्म का प्रचार करना। इसका प्रचार करना, वैष्णव धर्म का प्रचार करना। अब कभी कभी पूछा जाता है कि सत्रिया को क्लासिकल दर्जा कब दिया गया, यानी क्लासिकल स्टेटस कब दिया गया, तो साहित्य नाटक अकादमी ने कब दिया था, 2000 सन में इसको क्लासिकल दिया था। यानी 2000 में इसको क्लासिकल दर्जा दिया गया। ये भारत का 8वां क्लासिकल नृत्य है, यानी सबसे लास्ट में इसी को दर्जा दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपको दिखाऊंगा कि वो पूछा गया है कि शायद इसमें नहीं आगे वाले लेक्चर में आएगा कि कब शास्त्रीय दर्जा दिया गया, तो उसका आंसर 2000 होगा। प्रमुख तत्व और शब्दावली की अगर हम बात करें तो ये वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। और वैष्णव मठों को हम क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। तो उसी से इसका नाम भी फॉर्म हुआ है सत्रिय।
तो वैष्णव मठों में विकसित हुआ, वैष्णव मठ को हम सत्र कहते हैं और उसी से इसका नाम विकसित हुआ है सत्रिया नाम। इसमें एक अंकीय नाट होता है। अंकीय नाट क्या होता है? एक अंकीय नाटक होता है। किसके द्वारा रचा गया है वो एक अंकीय नाटक? शंकर देव के द्वारा रचित किया गया है। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी डांस फॉर्म होता है तो कभी कभी उसमें नाटक होगा, फिर डांस होगा, फिर नाटक होगा, फिर डांस होगा। तो सत्रिया में इसी प्रकार से एक अंकीय नाटक होता है या अंकीय नाट होता है, उसी को हम एक अंकीय नाटक कहते हैं। उस नाटक को लिखा किसने है? तो शंकर देव के द्वारा वो लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रजावली में लिखा गया है। अब इसमें एक शब्द आता है भोकोट। भोकोट क्या है? पुरुष भिक्षु जो नर्तक होते हैं उनको हम भोकोट कहते हैं। देखिए शब्द और जो टर्म होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। जैसे अंकिया नाट से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अंकिया नाट का संबंध किससे है? सत्रिया से संबंधित है। अंकिया नाट या एक अंकी नाटक किसमें होता है? सत्रिया में होता है। तो भोकोट पुरुष भिक्षु जो नर्तक जो करते हैं उसको हम भोकोट कहते हैं। अंकिया नाट इसी में है। सत्र से सत्रिया बना हुआ है। 2000 में इसको दर्जा मिला। दिया कौन? तो संगीत नाटक अकादमी ने दिया। 8वां क्लासिकल डांस है। वैष्णव धर्म का प्रचार इसका मेन उद्देश्य है। 15वीं सदी में विकसित हुआ। विकसित कौन किया? तो श्रीमंत शंकर देव ने। अब सत्रिया नृत्य में संगीत और वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें संगीत जो प्रयोग होता है बोर गीत गाया जाता है। अब देखिए असम, जब भी आप कभी भी असम से संबंधित कोई भी चीज आएगा, चाहे बिहू या कोई भी, तो वहां पर एक बोर गीत बहुत फेमस है। और जहां कभी भी आपको बोर दिखाई दे, बोर शब्द, तो समझ लीजिएगा वो असम से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर में जहां कभी भी बोर शब्द दिखाई दे तो वो समझिए कि असम से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोर गीत कहते हैं। रचना किसने की? तो शंकर देव और माधव देव ने रचना की थी। शंकर देव ने सत्रिया को विकसित किया था। कब? तो 15वीं सदी में। वाद्यंत्र की बात करें कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें खोल यानी ड्रम, ताल, इसको मंजीरा भी कहते हैं अपनी तरफ, और बांसुरी, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली पूछा कभी नहीं गया, ये गीत बहुत बार पूछा जाए तो सत्रिया में कौन सा गीत होता है? तो बोर गीत होता है। वेशभूषा की बात करें तो इसमें पाट सिल्क और मूंगा सिल्क का प्रयोग किया जाता है। जो साड़ी मतलब या जो कपड़े ये लोग पहनते हैं वो किससे बना होता है? तो सिल्क से बना होता है। पुरुष में क्या क्या जरूरी है? पगड़ी जरूरी है, चादर और धोती। महिलाओं में क्या है? ये हाथ की जो ये फॉर्म है इसको हम घूरी कहते हैं। उसके बाद चादर और कांची। कांची क्या होता है? जो कमर बंद होता है उसको हम कांची कहते हैं। तो देखिए कभी जब ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बनेगा ना तो ये सब पूछा जा सकता है कि असम में जो सत्रिया डांस होता है उसमें किस यानी किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्क का प्रयोग किया जाता है। कभी पूछा जा सकता है। विषय वस्तु की बात करें, थीम की बात करें, तो भगवान कृष्ण और भगवान राम की पौराणिक कथाओं और लीलाओं पर आधारित होता है। तो इसमें देखिए सत्रिया में भगवान कृष्ण और भगवान राम है। वैष्णव मत से संबंधित है तो वैष्णव यानी विष्णु, और विष्णु के दोनों रूप कौन है? भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान राम की पौराणिक कथाओं और लीलाओं पर आधारित होता है। सूत्रधार की बात करें तो अंकिया नाट और सत्रिया प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं जो सूत्रधार होते हैं, यानी जो व्यक्ति ये खड़े हैं। इसमें अंकिया नाट और सत्रिया प्रदर्शन में एक तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। ये जो व्यक्ति हैं नाटक को करते हैं। यहाँ पर देखिए डांस फॉर्म भी चल रहा है सत्रिया। तो दोनों चीज सत्रिया में अंकिया नाट भी होता है और सत्रिया डांस होता है। नाटक चलेगा फिर डांस होगा, नाटक फिर डांस, इस हिसाब से चलता है। तो वह नर्तक दर्शकों के बीच की कड़ी है जो कहानी को समझाते हैं। तो सूत्रधार का मतलब कि जो जैसे दर्शक यहाँ पर आप सामने देखेंगे बैठे हैं और जो व्यक्ति नाटक को समझा रहा है उसी को हम सूत्रधार कहेंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या था? निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य होता है? तो असम उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्नलिखित में से देखिए जब आप इस प्रकार पढ़ेंगे ना तो आपको लंबे समय तक चीजें याद भी रहेंगी, और जब भी अब फिर अगर सत्रिया से रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं रिवाइज भी कराऊंगा। तो
तो अब निश्चिंत रहिए, केवल लेक्चर को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया गया है कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। ये बिल्कुल कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कथन 2 कह रहा है कि भारत नाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक। तो केवल कथन 1 सत्य होगा। अब चलिए भारत नाट्यम के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। देखिए भारत नाट्यम, फिर वही बात आ रही है, 8 क्लासिकल में से हमने सत्रिया को देख लिया और एक उसी में क्या है? भारत नाट्यम, जो तमिलनाडु में किया जाता है। तो भारत नाट्यम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। भारत नाट्यम का अन्य नाम क्या है? इसको हम सादिर कहते हैं, यानी पहले इसका नाम सादिर था, बाद में भारत नाट्यम के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद दासी अट्टम। दासी अट्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता था? तो मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। अब देवदासियों के द्वारा, देवदासी क्या होते हैं? देव का मतलब भगवान, दासी का मतलब जो सेवा करने वाला होता है। तो पहले होता क्या था कि जैसे जो यूथ लड़कियां थी, उनको मंदिर को बहुत लड़कियों को समर्पित कर दिया जाता था, और जब अनुष्ठान होता था तो वे लड़कियां डांस फॉर्म परफॉर्म करती थी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी से ये नाम विकसित हुआ कि ये देवदासियों का नृत्य भी है। इसको हम दासी अट्टम कहते हैं, सादिर अट्टम कहते हैं, अग्नि डांस भी इसको कहा जाता है। तो देवदासियों द्वारा किया जाने के कारण दासी अट्टम कहा जाता है, सादिर अट्टम पहले कहा जाता था। ये चीज याद रखिएगा कि देवदासी जो प्रथा थी, बाद में मतलब बहुत ज्यादा शोषण भी होने लगा। जो मतलब वहां पर डांस फॉर्म जो भी देवदासी होते थे, तो देवदासी प्रथा को 1927 में एक बिल के द्वारा बैन कर दिया गया। कि वो कौन बिल लाया था? तो मुथु लक्ष्मी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि देवदासी प्रथा कब बैन हुआ? तो 1927 में बैन हुआ। वो बिल कौन लाया था? तो मुथु लक्ष्मी ने लाया था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत नाट्यम को पहली बार बैन कब किया गया ऑफिशियली? तो देखिए पहले क्या था कि जो अंग्रेज थे और ईसाई मिशनरी थे, भारत नाट्यम को वो अश्लील बताकर बैन करना चाहते थे। तो पहली बार बैन ये 1910 ईस्वी में लगा था मैसूर में। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। ये 1910 वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भारत नाट्यम पर पहली बार बैन कब लगा? 1910 में। देवदासी प्रथा कब बैन हुआ? 1927 में। तो इसको 3 नाम से जानते हैं, सादिर अट्टम, दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। इसमें एक मुख्य विशेषता क्या है? एक हार्य शैली। एक हार्य शैली क्या है? जब एक ही नर्तक कई भूमिका निभाता है तो उसको हम एक हार्य शैली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, अब आप घर का भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, आप दुकान भी चला रहे हैं, तो आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जब कई सारी भूमिकाओं को निभाता है तो उसी को हम एक हार्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक हार्य भारत नाट्यम का ही एक शब्द है, जिसका मतलब एक ही नर्तक जब कई भूमिका उसी में निभाते हैं भारतनाट्यम में, तो उस समय हम उसको एक हार्य शैली कहा जाता है। शरीर की मुद्राओं की बात करें तो त्रिभंग मुद्रा होती है। त्रिभंग का मतलब क्या होता है? 3 मोड़। 3 मोड़ का मतलब एक पैर मुड़ा होगा, कमर और गर्दन। तो यहाँ पर ये कमर, ये गर्दन, कमर और ये पैर। तो 3 मोड़ इसलिए होता है, 3 मोड़ जो होता है उसी को हम त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। और एक शब्दावली इसमें आती है, अराय मंडी। अराय मंडी क्या होता है? अब देखिए ये सब चीजें पूछी गई। अभी आप सही से क्वेश्चन नहीं देखें, जब अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया, मतलब सब कंप्लीट है। कुछ अलग से मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सब बियॉन्ड है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। सब पूछा गया, मैं उसी बेस पे इस लेक्चर को बनाया हूँ। तो अराय मंडी का मतलब होता है अर्ध बैठक। क्या होता है? अर्ध बैठक। तो जैसे क्या होता है, मंडी में जब आप जाते हैं तो बैठ कर कुछ न कुछ लेते हैं, सामान वामान लेते हैं या सब्जी लेते हैं। तो अराय मंडी, मंडी में क्या होते हैं, आधा आप बैठते हैं, पूरा तो पलथी मार कर नहीं बैठते।
तो आधा बैठते हैं, तो उसी से आपको याद रखना है अराय मंडी मतलब अर्ध बैठक होता है। ये चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में इसकी मुद्राएं उकेरी गई हैं। ये भी चीज कभी पूछा जाता है कि भारतनाट्यम का जो जो साक्ष्य है या किस मंदिर पर देखने को मिलता है, तो वो चिदम्बरम के गोपुरम में देखने को मिलता है। ये देखिए चिदम्बरम मंदिर है। तो चिदम्बरम पे यहां पर आप देखेंगे ये, तो ये गोपुरम है जो गेट होता है, तो गोपुरम पे ये उकेरी गई है। तो कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं चिदम्बरम मंदिर पर है। भारतनाट्यम प्रदर्शन का क्रम क्या होता है? तो प्रदर्शन का क्रम जो होता है वो होता है अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, उसके बाद मंगलम होता है। तो ये 7 क्रम में पूरा चीजों को होता है। तो इसका कभी कभी मतलब पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो अलारिप्पू का मतलब होता है कली का खिलना। एक ट्रिक भी है, आज जाओ सुबह वरना पापा तुम्हें मारेंगे। आज जाओ सुबह वरना पापा तुम्हें मारेंगे। जैसे कोई इंसान कोचिंग नहीं जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, तो उसको बोला जा रहा है आज जाओ सुबह न वरना पापा तुम्हें मारेंगे। आज से क्या हो गया? अलारिप्पू। अलारिप्पू का मतलब होता है कली का खिलना। जब कली का खिलना, ये देखिए पूरा क्रम होता है। प्रदर्शन जब भारतनाट्यम शुरू होता है तो इसी क्रम में पूरा चलता है और लास्ट में समापन हो जाता है। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? अलारिप्पू से शुरू हो रहा है। अलारिप्पू का मतलब होता है कली का खिलना। उसके बाद फिर आता है आज जाओ, ज से जाति स्वरम। तो जाति स्वरम क्या है? ये शुद्ध नित्य है। अब देखिए नित्य और नृत्य में क्या अंतर होता है? एक होता है नित्य और एक होता है नृत्य। तो नित्य में क्या होता है? केवल फिजिकल मूवमेंट होता है। क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट। तो फिजिकल, इसमें इमोशन नहीं हो, जैसे एक चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो इसमें नहीं होता। तो जाति स्वरम प्योर डांस है। प्योर डांस का मतलब, प्योर डांस का मतलब यही होता है कि फिजिकल मूवमेंट होगा लेकिन उसमें चेहरे पर एक्सप्रेशन कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है सुबह से शब्दम को याद रखना है। इसमें भाव और अभिनय का परिचय होता है। भाव और अभिनय का परिचय होता है। उसके बाद वर्णम होता है। अब 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, मंगलम भी लास्ट में होता है, याद रखिएगा। तो 3 के बीच में वर्णम आता है, तो इसको हम द सेंटर पीस करते हैं। नॉर्मली आप जब भी फोटो भारतनाट्यम को देखेंगे तो इसी प्रकार से देखेंगे। तो सेंटर पीस में क्या होता है? वर्णम होता है। उसके बाद आता है पदम। पदम क्या होता है? अभिनय प्रधान होता है, यानी इसमें कला ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। उसके बाद फिर आएगा तिल्लाना। तिल्लाना का मतलब हो गया समापन, यानी तिल्लाना का मतलब याद रख सकते हैं चिल्लाना। चिल्लाना मतलब लास्ट में लोग चिल्लाकर खत्म कर दे रहे हैं। जैसे जब डांस फॉर्म खत्म होगा तो सब लोग चिल्लाएंगे, तालियां तो बजाएंगे। तिल्लाना लास्ट में, उसको समापन यानी ग्रैंड फिनाले समझ सकते हैं। एकदम लास्ट में मंगलम होता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, आज जाओ सुबह वरना पापा तुम्हें मारेंगे। तो इसका जो अर्थ है वो भी बहुत बार पूछा जाता है। नित्य और नृत्य में आपको डिफरेंस याद रखना है। नित्य वाला जो है वो फिजिकल मूवमेंट केवल होता है, लेकिन नृत्य जो होता है यह वाला, उसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन भी होता है। फिजिकल मूवमेंट के साथ एक्सप्रेशन जो होगा तो उसको हम नृत्य कहेंगे। और नृत्य में केवल प्योर डांस होता है, केवल मतलब फिजिकल मूवमेंट होगा लेकिन एक्सप्रेशन चेहरे पे नहीं होगा। अब भारतनाट्यम में संगीत की बात करें तो संगीत इसमें कौन सा होता है? तो इसमें कार्नेटिक संगीत यानी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। भारत में देखिए 2 संगीत चलती हैं, एक होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कार्नेटिक संगीत। तो साउथ वाला जो भी डांस फॉर्म होता है उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें मृदंगम, नादस्वरम क्या होता है? तो मृदंगम ताल वाद्य यंत्र है। नादस्वरम क्या है? मुख्य पवन वाद्य यंत्र है।
सब एक एक लाइन से क्वेश्चन पूरे एग्जाम में बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन आप मिस करेंगे तो एक एक समझ लीजिए स्लाइड से, जैसे रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल, तो सब से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक स्लाइड से 10-10, 15-15 क्वेश्चन बने हुए हैं। ये कंप्लीट एक तरीके से निचोड़ है, समझिए। तो मृदंगम मुख्य ताल वाद्य यंत्र है। नादस्वरम क्या होता है? उत्तर भारत में बहुत जगह इसको भोंपा भी कहते हैं, आप लोग छोटे होंगे तो देखे भी होंगे। तो इसका ओरिजिनल जो नाम है वो नादस्वरम है। अन्य कुछ क्या है? बांसुरी, वायलिन और बीड़ा। तो मृदंगम, नादस्वरम याद रखिएगा, बांसुरी, वायलिन, बीड़ा भी इसी में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका नाम क्यों फेमस है इसमें? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की और इसको वैश्विक पहचान दिलाई, भारतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाई, और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। ई कृष्णन अय्यर भारतनाट्यम के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पुनरुद्धार का मतलब क्या है? जैसे कोई भी डांस फॉर्म चल रहा है, अब कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जैसे अंग्रेज या कोई भी, उसको एक तरीके से सप्रेस कर, उसका दमन कर दे रहे हैं, फिर कोई व्यक्ति आकर उसको और ज्यादा प्रचलित कर रहा है, तो वो पुनरुद्धार हो गया। तो ई कृष्णन अय्यर भारतनाट्यम के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। टी बाला सरस्वती, इनको अभिनय की रानी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, तो यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह ये दोनों लोग दो दो डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। तो यामिनी से आपको याद रखना है भारतनाट्यम, और कृष्णमूर्ति, तो कृष्ण मतलब हो गया भगवान, कृष्ण भगवान को हम पूड़ी चढ़ाते हैं, तो कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम तो करती हैं, उसी के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं। सोनल मानसिंह में, सोनल में क्या रहा है? सोनल, सो ओ, ओडिसी, तो भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी परफॉर्म करती हैं सोनल मानसिंह। तो भारतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, और सोनल मानसिंह भारतनाट्यम के साथ ओडिसी। देखिए ये केवल मेन कुछ व्यक्ति हैं उनको देख रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे डांसर हैं जो भारतनाट्यम संबंधित, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। जो भारतनाट्यम में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले किए हुए हैं उन्हीं को हम इसमें देख रहे हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या था? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ चीजों को जान लेंगे अभी। और भारतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में, तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? मैंने अभी बताया कि 1910 ईस्वी में भारतनाट्यम में प्रतिबंध लगाया गया। कहाँ पर? तो मैसूर में लगाया गया था। 1927 में क्या बैन हुआ था? देवदासी प्रथा। कौन बैन किया था? तो मुथु लक्ष्मी के द्वारा बिल लाया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? घूमर बिल्कुल नहीं होगा, राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। धंगारी गांजा इसका आंसर होगा। तो धंगारी गांजा क्या है? धंगारी गांजा महाराष्ट्र का एक फेमस लोक नृत्य है, एक जीवंत लोक नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है? जैसे महाराष्ट्र में भी किस जगह पर किया जाता है? देखिए फोक डांस जो होते हैं ना, वो एक ही स्टेट में कई होते हैं, और किसी किसी रीजन में वो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो जाते हैं या फेमस होते हैं। तो उसी हिसाब से एक स्टेट में आप देखेंगे तो कई ये फोक डांस होते हैं। तो मुख्य रूप से सोलापुर जो जिला है, सोलापुर जिले के धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है। सोलापुर जिले में एक धनगर जगह है, तो धनगर जगह में जो धनगर समुदाय होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? धंगारी गांजा किया जाता है। तो धंगारी में ऑलरेडी आप धनगर देख रहे हैं, तो याद रखिएगा धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है। धनगर समुदाय कौन है? तो महाराष्ट्र में चरवाहा समुदाय है। यहाँ पर देख रहे हैं कि भेड़ भी ये लोग चरा रहे हैं। तो मुख्य रूप से सोलापुर जिले के धनगर यानी चरवाहे समुदाय के द्वारा ये किया जाता है धंगारी गांजा। धनगर समुदाय या चरवाहा समुदाय।
अच्छा, किस देव की पूजा होती है? तो बिरूबा को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। तो आराध्य देव कौन है? बिरूबा। यहाँ पर आपको स्टैचू भी लगी हुई है, तो यही आपको इसमें याद रखना है। तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य क्या है? धंगारीगंज। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? मैंने पहले, इसके पहले देखिए सत्रिया में बताया था, अब उसी से एक ही 2 स्लाइड से बार बार क्वेश्चन बनेंगे। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नाट, अनंत नाट, विशेषम नाट, अंकीय नाट। तो एक अंकी जो नाटक होता है जिसको किसने रचा था? तो शंकर देव ने रचा था, और माधव देव का भी नाम कभी कभी आ जाता है। तो मेन शंकर देव इसमें याद रखिएगा। तो एक अंकी नाटक किसमें होता है? सत्रियम होता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। तो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप कहाँ से आए हुए हैं? क्या यजुर्वेद से आए हैं? बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? नाट्य शास्त्र। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य कहाँ से आए हैं? नाट्य शास्त्र से। अब नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ चलिए जान लेते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है? तो भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछा जाता है कौन है? तो भरत मुनि है। जो क्लासिकल डांस है, एक और पुस्तक उसके लिए जानी जाती है, उसमें से भी बहुत सारी चीजों को लिया गया है। लेकिन ये देखिए, सेकंड बीसी से सेकंड सी, यानी 200 ईसा पूर्व से 200 एडी के बीच में लिखा गया है, और ये चौथी से 10वीं सदी के बीच में लिखा गया है। तो ये पहले की पुस्तक है, ये उसके बाद में लिखी गई है। तो अभिनय दर्पण इस पुस्तक का नाम है। लिखा किसने है? तो नंदिकेश्वर ने इसकी रचना की है, याद रखिएगा। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ज्यादातर जो भी क्लासिकल डांस में जो भी मतलब नियम कानून रूल रेगुलेशन लिए गए हैं, वो नाट्यशास्त्र से ही लिए गए हैं। नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत दिया गया है। कभी पूछे, जैसे कथकली जो डांस होता है, पूछता है कि कथकली डांस में कितने रस का प्रयोग किया जाता है? तो 9 रस उसमें होते हैं। तो रस आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? लव एंड रोमांस। हास्य मतलब हंसी। करुणा का मतलब शोक। ये सब रस के प्रकार हैं। जैसे किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, आपको पढ़कर वीर का अंदर से उत्साह का भाव आ रहा है, हंसी का भाव आ रहा है, तो हास्य रस है उसमें। करुण, रौद्र मतलब क्रोध हो गया। अद्भुत का मतलब विस्मय। वीर का मतलब उत्साह का भाव आएगा। भयानक का मतलब भय। विभिन्न का मतलब जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब हो गया किसी भी चीज को जब देखकर आपके अंदर डिसगस्टिंग का भाव है, यानी घृणा का भाव है। जैसे आप कहीं पर नाली देखते हैं, घृणा का भाव अंदर आता है। कहीं भी कुछ लिखा है, वहां से आपको घृणा का भाव है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विभत्स कहते हैं, जुगुप्सा रस कहते हैं। बाद में इसमें एक और ऐड हुआ है, शांत, यानी शांति को 9वें रस के रूप में जोड़ा गया है। तो टोटल कितने रस हैं? 9 है। रस सिद्धांत दिया कहां पर गया है? तो नाट्य शास्त्र में दिया गया है। नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है? भरत मुनि ने लिखा है। ग्रंथ की रचना की बात करें तो इसमें कुल 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। एक बार एक क्वेश्चन अभी बना था, एग्जाम में पूछा गया कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने श्लोक हैं? तो 4000 श्लोक हैं, याद रखिएगा। यानी व्याकरण के नियम उसमें दिए गए हैं, श्लोक नहीं है, व्याकरण के नियम दिए गए हैं उसमें। तो देखिए, ग्रंथ की रचना तो हमने समझा कि उसमें 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की बुक है, उसमें कभी पूछे तो उसमें 4000 रूल है। तो यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई, जैसे नाट्य की उत्पत्ति, यानी नाटक की शुरुआत और रंगमंच के निर्माण के बारे में इसमें लिखा गया है कि नाटक की शुरुआत कैसे होगी, रंगमंच कैसा होगा। रस और भाव के बारे में बताया गया है, यानी दर्शकों में भावनाओं को जगाने की जो तकनीक होती है उसे क्या कहते हैं? रस और भाव। जैसे हास्य रस है, तो या घृणा वाला भाव है, या करुणा वाला भाव है, तो वो रस के प्रकार हैं। भाव मतलब एक्सप्रेशन जो होता है। तो दर्शकों में भावनाओं को जगाने की तकनीक रस और भाव से आती है। अभिनय की बात करें तो अभिनय देखिए शारीरिक होता है,
वाचिक का मतलब वाणी के द्वारा अभिनय होता है। आहार्य का मतलब वेशभूषा के द्वारा अनुभव होता है। और सात्विक का मतलब, सात्विक मतलब मन यानी मानसिक जो अनुभव होता है, अभिनय होता है। तो अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। शरीर के द्वारा हो रहा है शारीरिक, वाणी के द्वारा यानी बोलने से जो अभिनय हो रहा है तो वाणिक, आहार मतलब वेशभूषा के रूप में जो दिखाया जा रहा है, और सात्विक मतलब मन, ये चारों को मिलाकर भी अभिनय किया जाता है। तो अभिनय में ये चारों चीजें जरूरी होती हैं। संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत में स्वर की जरूरत होती है, ताल की जरूरत होती है, वाद्यंत्र की जरूरत होती है और गायन की विधियों की जरूरत होती है। नृत्य की बात करें तो नृत्य 2 प्रकार से होते हैं, एक तांडव होता है, एक लास्य होता है। तांडव पुरुष बेस पे होता है और ये लास्ट से महिला बेस पे होता है। तांडव शिव से संबंधित है और लास्ट से जो है वो पार्वती से संबंधित है। तो कभी पूछे तो याद रखिएगा, तांडव में एक तरीके से क्रोध वाला भाव होता है, लास्ट में क्या होता है कोमलता और भक्ति वाला भाव होता है। तो नृत्य पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो बस आपको नाट्य शास्त्र में इतनी सारी चीजें याद रखनी है। तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है। नाट्य शास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो 5वां वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों वेदों से कुछ न कुछ चीजों को ऐड करके सार को इसमें लिखा गया, इसलिए इसको 5वां वेद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया सिक्किम में किया जाता है। भूटिया नृत्य को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको चाम नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर उत्पत्ति हुई? तो उत्पत्ति सिक्किम के भूटिया समुदाय द्वारा हुई है। कहाँ पर, प्लेस कौन सा है? तो सिक्किम है। तो ये चीज याद रखिएगा, भूटिया नृत्य कहाँ पर होता है? तो सिक्किम में होता है। किस नाम से और जानते हैं? तो चाम के नाम से भी जानते हैं। इसमें रंगीन मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध मठों के त्योहार और बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज्यादातर जो सिक्किम के समुदाय है वो वहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही होते हैं, और जो भी वहां पर फेस्टिवल या डांस फॉर्म होता है वो भी बौद्ध से रिलेटेड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो धार्मिक महत्व की बात करें तो बौद्ध मठों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाने के लिए किया जाता है। वाद्यंत्र इसमें कभी नहीं पूछा गया है। अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो मारूनी, या इसको मारूनी भी कहते हैं, तो दिवाली के समय किया जाने वाला एक पुराना नृत्य है मारूनी। ये भी कहाँ किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। सिंगी छम, सिंगी जैसे हम सिंह कहते हैं, तो सिंह का मतलब शेर होता है, तो सिंगी छम को हम क्या कहते हैं? स्नो लायन डांस भी कहा जाता है। स्नो लायन क्यों कहा जाता है? इसमें जो व्यक्ति डांस करता है वो स्नो यानी एक तरीके से ऐसा ड्रेस पहनता है, ऐसा लगता है कि मतलब सफेद सफेद होता है और बर्फीले की तरह दिखता है। तो स्नो लायन डांस भी इसलिए सिंगी छम को कहा जाता है। सिंह से याद रखिएगा शेर से संबंधित है, तो स्नो लायन इसलिए कहा जाता है। याक छम क्यों कहा जाता है? याक के सम्मान में किया जाता है, और इसमें यानी याक के सम्मान में इसलिए इसको याकछम कहा जाता है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ये भी किया जाता है, तो ये भी सिक्किम का डांस फॉर्म है, ये भी और वो भी। तो मारूनी, सिंगीछम, याकछम और भूटिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो बिहू कहाँ का है? असम का है। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य कहा जाता है? तो घोड़े मोड़नी होगा। अब घोड़े मोड़नी के बारे में चलिए कुछ चीजों को जान लेते हैं। घोड़े मोड़नी गोवा का एक योद्धा नृत्य है। अर्थ क्या होता है? घोड़े और मोड़नी। तो यहाँ पर देखेंगे ये मतलब जो डांस फॉर्म है इसमें एक ऐसा कपड़ा पहना जाता है जिसमें एक तरीके से वो घोड़े का पुतला भी लगा होता है। तो इसमें घोड़ा भी होगा, मोड़नी यानी जॉयफुल मोमेंट होता है। राजस्थान में शायद कभी कभी देखने को मिलता है। तो घोड़ा भी होगा और मोड़नी यानी जॉयफुल मोमेंट होगा। तो आनंदमय इसमें घोड़े की चाल होती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? घोड़े मोड़नी। मोड़नी मतलब जॉयफुल मोमेंट।
योद्धा नृत्य क्यों कहते हैं? तो गोवा के जो मराठा यानी राणे, गोवा के मराठा कौन थे? राणे थे। तो योद्धाओं की वीरता का जश्न मनाने के लिए ये किया जाता है, इसलिए इसको योद्धा नृत्य भी कहते हैं। यानी मराठाओं के जो मराठा हैं उनकी सम्मान में ये किया जाता है। मराठा योद्धा थे तो उनके सम्मान में किया जाता है, इसलिए योद्धा नृत्य कहा जाता है। तो मराठा उस समय गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़े थे, तो इसलिए भी योद्धा नृत्य कहा जाता है। वेशभूषा की अगर बात करें तो नर्तक लकड़ी के घोड़े का ढांचा यानी पुतला पहनते हैं और हाथ में तलवार भी रखते हैं। अवसर की बात करें तो एक सिग्मो फेस्टिवल होता है गोवा में, बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो सिग्मो फेस्टिवल के दौरान ही ये किया जाता है घोड़े मोड़नी नृत्य। याद रखिएगा, कभी पूछे कि घोड़े मोड़नी किस फेस्टिवल में किया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल के सम्मान में किया जाता है। तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य कहा जाता है? तो घोड़े मोड़नी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है? राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा मणिपुरी। चलिए मणिपुरी के बारे में कुछ चीज, सॉरी यहां पर ये स्लाइड गलत है। यहां पर पूछा गया है कि राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित, तो राधा और कृष्ण की रासलीला पर मणिपुरी नृत्य आधारित होता है। देखिए मणिपुरी नृत्य में दो प्रकार होता है, एक तो होता है संकीर्तन और एक होता है रासलीला। तो संकीर्तन पुरुषों के द्वारा किया जाता है और रासलीला में पुरुष प्लस महिला दोनों होती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें रासलीला अपने उत्तर भारत में इस समय हर एक जगह डांस शादी में फेमस हो गया है, तो वही जहाँ राधा कृष्ण जो डांस करते हैं उसी को हम रासलीला कहते हैं। तो मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीला का विषय होता है, उसी पर पूरा आधारित होता है मणिपुरी नृत्य। कभी पूछे तो बताइएगा। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। इसमें सत्रिया में कौन भगवान होते हैं? तो वैष्णव मत से संबंधित है ये। तो वैष्णव में कौन कौन आएंगे? भगवान राम भी आएंगे, भगवान कृष्ण भी आएंगे। मोहिनी अट्टम ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। तो इसका आंसर क्या होगा? राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित मणिपुरी नृत्य है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। मैंने इसके पहले जो स्लाइड पहला क्वेश्चन शायद था, तो उसमें मैंने बताया था 2000 सन में सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। और वही अगर हम संस्कृति मंत्रालय के तहत देखेंगे तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये, अच्छा साहित्य नाटक अकादमी द्वारा ये 8वां नृत्य है। और साहित्य नाटक अकादमी की तरह 8 ही क्लासिकल होते हैं, जबकि संस्कृति मंत्रालय की तरह 9 क्लासिकल होते हैं। 9वां कौन होता है? तो छऊ होता है। याद रखिएगा छऊ 3 प्रकार के होते हैं, जब क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे उसको। यहां पर देखिए मैं बताया था कि मान्यता 2000 में दिया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक, यानी 100 साल से भी पुराना नाटक है मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। किसको? मुदियट्टू को। तो मुदियट्टू कहाँ का ये फेस्टिवल है? केरल का। मतलब एक तरीके से नाटक होता है मुदियट्टू, फेस्टिवल नहीं है। तो 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने केरल के, कहाँ का है? तो केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। देखिए जो भी यूनेस्को में शामिल होता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो अमूर्त स्थल हो चाहे वो मूर्त स्थल हो। तो ये चीज यूनेस्को से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको हम देखेंगे। अभी हम मुदियट्टू के बारे में समझते हैं। मुदियट्टू कहाँ से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ये वाले रीजन से संबंधित है। केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान रंगमंच है।
और लोक नृत्य नाटक है। यानी लोक नृत्य नाटक का मतलब क्या है कि नृत्य भी होगा नाटक भी होगा। तो नाटक के साथ साथ जब नृत्य होता है तो उसको हम लोक नृत्य नाटक कहते हैं। एक अनुष्ठानिक का मतलब एक तरीके से धार्मिक कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर होता है तो भगवती देवी के मंदिरों में ये किया जाता है और कभी कभी बाहर भी किया जाता है। तो भगवती देवी के मंदिर को हम क्या कहते हैं, वहां काबू कहते हैं। तो भगवती देवी के मंदिरों में किया जाता है। कहानी क्या है मुदियट्टू में, जो नाटक चलता है तो उसमें कौन सी कहानी होती है, तो देवी भद्रकाली और दानव दारिका के बीच पौराणिक युद्ध की कथा होती है। अब देखेंगे जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में वहां पर महिषासुर और दुर्गा की कहानी चलती है। अब वो पूरे भारत में फेमस हो गया, लेकिन वही चीज जो केरल में हो रहा है तो केरल में वहां पर देवी को हम भद्रकाली कह रहे हैं और दानव को दारिका कह रहे हैं। तो भद्रकाली और दारिका के बीच पौराणिक युद्ध की कथा इसमें चलती है मुदियट्टू में। बुराई पर अच्छाई की जीत यानी दारिका का वध इसमें दर्शाया जाता है। जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में महिषासुर का वध होता है उसमें। यूनेस्को मान्यता की बात करें तो 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया मूर्त धरोहर में, याद रखिएगा। वहां पर देखिए कुटियाट्टम के बाद केरल का दूसरा कला रूप है। तो कुटियाट्टम भी बहुत ज्यादा फेमस है केरल में। साउथ के कुछ नाम कठिन भी होते हैं तो आपको याद रखना ही होगा। तो कुटियाट्टम के बाद ये दूसरा फेमस है सबसे ज्यादा कला रूप। तो वेशभूषा की बात करें, जैसे कथकली में वेशभूषा होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो कलाकार भारी मेकअप और बड़े मुकुट पहनते हैं इसमें। और यह कथकली से मिलते जुलते पर शैली में थोड़ा अलग होता है। जैसे देखेंगे तो कथकली के जैसा है लेकिन शैली थोड़ी सी इसकी अलग है मुदियट्टू। प्रदर्शन पूरी तरीके से जमीन पर होता है, मंच पर नहीं होता। और इसमें दर्शकों के भी भागीदारी होती है। तो प्रदर्शन कहाँ पर होता है, जमीन पर होता है। केरल में कुछ और नृत्य फेमस है, जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम, ये क्लासिकल है। थिरुवाथिरा ओट्टम थुलाल भी बहुत फेमस है। ओट्टम थुलाल को हम क्या कहते हैं, गरीबों की कथकली। और चांक्यार कुथु। तो ओट्टम थुलाल गरीबों की कथकली कहा जाता है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो आंसर इसका केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। अभी मैंने बताया कि जो थुल्लाल है या ओट्टम थुल्लाल, ये भी कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। और थुल्लाल या ओट्टम थुल्लाल को हम क्या कहते हैं, गरीबों की कथकली कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, केरला में हुई है। अब थुल्लाल या उत्तम थुल्लाल दोनों एक ही नाम है। कहां पर हुई है, तो केरल में हुई है। शास्त्रीय एकल नृत्य और कला रूप है ये। क्लासिकल डांस नहीं है ये, शास्त्रीय एकल नृत्य और कला का एक रूप है। मतलब क्लासिकल डांस में इसको नहीं शामिल करते उत्तम थुलाल को, क्योंकि ये कथकली के जैसा दिखता है लेकिन कथकली नहीं है। इसमें सादगी होती है, व्यंग होती है, हास्य और सामाजिक आलोचना होती है। संस्थापक की बात करें तो देखिए जो कथकली है, कथकली कहाँ होता है, मंदिरों में किया जाता है। कथकली कठिन भी बहुत है। तो जो कुंचन नाम्बियार थे, इन्होंने इसको मतलब आम लोगों के लिए नृत्य विकसित किया। थुल्लाल जिसको कहते हैं, ओट्टम थुल्लाल, ये आम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो कथकली क्या है, कथकली तो क्लासिकल है, लेकिन जो ओट्टम थुलाल है ये आम लोगों के द्वारा किया जाता है। और कहीं पर भी किया जाता है, वो जैसे मंदिरों से अनुष्ठान से उतना संबंधित बहुत नहीं है। तो याद रखिएगा ये आम लोगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको हम गरीबों की कथकली कहते हैं। अगर कभी पूछे कि गरीबों की कथकली किसको कहा जाता है, तो उत्तम थुलाल को कहा जाता है। आम लोगों के लिए ये विकसित किया गया। किसने विकसित किया, तो कुंचन नाम्बियार ने 18वीं सदी में विकसित किया, मलयालम कवि थे। तो थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, केरल में हुई है। 18वीं सदी में विकसित हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? मैंने भारत नाट्यम के बारे में कुछ बताया था आपको, याद है? भारत नाट्यम को क्या क्या कहा जाता है? सादिर अट्टम कहा जाता है, दासी अट्टम, क्योंकि देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है इसलिए दासी अट्टम भी कहा जाता है। एक और क्या नाम दिया गया है? अग्नि नृत्य भी इसको कहा जाता है, और भारत नाट्यम तो नाम ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो वो भारत नाट्यम है। 1910 में इस पे बैन लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा मैसूर में। 1927 में देवदासी प्रथा खत्म हुआ था। ममीता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा नृत्य? ममीता। तो ममीता त्रिपुरा का है। तो ममीता त्रिपुरा का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब चलिए ममीता के बारे में कुछ चीजों को जानते हैं। ममीता देखिए होता क्या है कि जब ज्यादातर जो फेस्टिवल या ज्यादातर जो डांस होते हैं वो फसल कटाई पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ममीता उत्सव यानी फसल कटाई के दौरान ही ये होता है। किसके यानी किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो त्रिपुरा में एक त्रिपुरी समुदाय है, तो त्रिपुरा में त्रिपुरी समुदाय के द्वारा ये ममीता किया जाता है। महत्व की बात करें तो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार और नई फसल का स्वागत करने के लिए ये किया जाता है। तो ममीता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है, याद रखिएगा। ममीता उत्सव के दौरान ममीता नृत्य होता है, फसल कटाई उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। भारत नाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो मैंने बताया था कि जो भारत नाट्यम यानी साउथ वाले जो डांस फॉर्म है उसमें हम कार्नेटिक यानी कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं, और नॉर्थ वाले में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो भारतनाट्यम पूछा है तो भारतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग या कार्नेटिक संगीत उसको भी कहते हैं, किया जाता है। भारतनाट्यम संगीत, और यहाँ पर मैंने बताया भी था कि पूरी तरीके से इसमें कर्नाटक संगीत पर ही आधारित होता है। मृदंगम, नादस्वरम, बांसुरी, वायलिन और बीड़ा का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा ठुमरी संगीत? तो ठुमरी संगीत कथक से संबंधित है। अब देखिए कथक के बारे में कुछ चीजों को चलिए जान लेते हैं। कथक कहाँ पर विकसित हुआ? तो कथक उत्तर भारत तो कहा जाता है, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में ये विकसित हुआ है। तो किस राज्य में विकसित हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। कथक का अर्थ क्या होता है? कथा कहे सो कथक कहावे, यानी जो कथा कहता है उसी को हम क्या कहते हैं? कथक कहते हैं, कहानी सुनाने वाला। इसमें भाव और ताल का अद्भुत संगम होता है। आपने कभी अगर कथक देखा होगा बिरजू महाराज को, तो आप देखेंगे जाकिर हुसैन जैसे तबला जिस हिसाब से बजाते हैं उसी हिसाब से बिरजू महाराज डांस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे धा धिन धा, तो वैसे स्टेप भी करते हैं। तो इसलिए इसमें भाव और ताल का अद्भुत संगम होता है। अर्थ क्या होता है? कथा कहे सो कथक कहावे। कथक में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट, जैसे थोड़ा बहुत राजस्थान में भी किया जाता है, तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश ही इसको याद रखना है आपको। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि राजस्थान है। जब कभी भी ऑप्शन में अगर दोनों है तो उत्तर प्रदेश आपको मार्क करना है। मुख्य विशेषता क्या है? जटिल पद संचालन होता है। जैसे इंट्रिकेट फुटवर्क को हम क्या कहते हैं? तत्कार कहा जाता है। जो पद का संचालन होता है उसको हम तत्कार कहते हैं, और तेज चक्कर भी इसमें होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो वेशभूषा कौन सा है? तो ये मुगल से ज्यादा प्रेरित है। सॉरी, ये मुगल से ज्यादा प्रेरित है, तो इसमें फारसी वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। घराने की बात करें तो इसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना
घराना क्या होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति वहां से कोई चीज को शुरू किया है, उसके बाद उनके वंशज वंश फिर आगे चल रहा है, सब लोग उसी चीज को कर रहे हैं, तो वो घराना बन जाता है। तो लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये सब घराने किससे संबंधित है? कथक से संबंधित, यानी कथक करते हैं। संगीत की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है, उत्तर भारत का नृत्य है। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत में कुछ शैली भी है, जैसे ध्रुपद शैली, ठुमरी, तराना। तो ये तीनों शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कुछ शैलियां हैं। जैसे इसमें कुछ भाव, ध्रुपद में कुछ अलग भाव तरीके से जो म्यूजिक होगा उसमें कुछ अलग भाव होगा, ठुमरी में कुछ अलग होगा, तराना में कुछ अलग होगा। तो ये हिंदुस्तानी संगीत की शैलियां हैं। तो कथक में ये तीनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है, ध्रुपद का भी, ठुमरी का भी, तराना का भी। ये तराना होगा, तराना। इसमें प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी और शोभना नारायण। तो ये नाम नहीं भी याद है तो वो बिरजू महाराज याद रखिएगा। बाकी हम जब अगला लेक्चर लेंगे, यानी जो डांसर वाला लेक्चर होगा, उसमें हम बताएंगे क्या क्या आपको याद रखना है। यहाँ बिरजू महाराज आपको याद रखना है इसमें। तो ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कथक से। ठुमरी भी है, तराना भी है और ध्रुपद भी है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो मणिपुरी में जो मर्दाना होता है उसको हम चोलोम कहते हैं। अब देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में दो होते हैं, एक तो जंगोई होता है, एक चोलोम होता है। तो जो जंगोई होता है वो कोमल और स्त्री पहलू होता है, और चोलोम जो होता है वो ओजपुड़ यानी मर्दाना यानी मेल ओरिएंटेड होता है, ये फीमेल ओरिएंटेड होता है। अभी मैंने बताया कि नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक लास से होता है, तांडव होता है। तो जो फीमेल वाला होता है उसको हम लास से कहते हैं, तो लास से तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है, और ये तांडव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पुरुष ओरिएंटेड है। इसमें कोमल और सुंदर गतिविधियां होती हैं, इसमें तेज और गतिशील होती हैं। तांडव क्या होता है? हमेशा तेजी होता है। ये इसमें रासलीला होता है, और इसमें क्या होता है? वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य होता है। एक इसमें पुंग चोलम होता है, करताल चोलम होता है। तो जिसमें करताल बजाते हुए डांस करेंगे वो करताल चोलम हो जाएगा। इसमें जो वाद्यंत्र होता है, देखिए मणिपुरी में जो वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? पुंग। जैसे अपने यहाँ जो आप तबला देखते हैं, तो यहाँ पर जो रखा हुआ है इसको हम पुंग कहते हैं। तो पुंग चोलम में क्या होगा कि एक व्यक्ति होगा, चोलम से क्या हो गया? पुरुष यानी मेल ओरिएंटेड होगा। तो चोलम, पुंग चोलम में क्या होगा कि पुंग यानी जो वो होता है, एक तरीके से ढोलक होता है या तबला होता है, उसको बजाते हुए जो डांस किया जाता है उसको पुंग चोलम कहते हैं। करताल बजाते हुए क्या किया जाएगा तो करताल चोलम कहेंगे उसको। और जंगोई क्या होता है? महिलाओं से संबंधित होता है। तो ये रासलीला वाला जो पार्ट होता है मणिपुरी में, वो जंगोई से संबंधित होता है। अच्छा, ये जो होता है, ये सिलेंडर आकार का जो ड्रेस होता है, स्कर्ट होता है, इसको हम पोटलुई कहते हैं, पोटलुई। पोटलुई। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कुमिल कहा जाता है, कुमिल। याद रखिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है। मणिपुरी नृत्य इन दोनों पहलुओं का एक सुंदर संतुलन है, भक्ति और शक्ति दोनों को दर्शाता है। तो भक्ति कौन दर्शा रहा है? महिला वाला, और शक्ति कौन दर्शा रहा है? पुरुष वाला। तो यहाँ पूछा गया मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के रूप में। और जो मर्दाना या फीमेल जब पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? जंगोई होगा। लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है। अगर आप हेरा फेरी मूवी देखेंगे तो उसमें बोलता है ये तो लावड़ी वाला है। तो लावड़ी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो लावड़ी में कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है, जैसे महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है और गीत शैली भी है। तो वहां पर एक गाने की जो शैली है वो भी है,
यानी लोक गीत भी है और लोक नृत्य भी है, दोनों है। विशेषता क्या है? पारंपरिक गीत और नृत्य का ये संयोजन है, यानी इसमें गीत भी यानी लोक गीत भी गाया जाएगा और लोक नृत्य भी होगा। विशेष रूप से ढोलकी की थाप पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ढोलकी की थाप पर ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जा रहा है। तो लोक नृत्य भी है और जो गाया जाएगा वो क्या होगा? लोक गीत होगा। तो दोनों लावड़ी दोनों को कहते हैं। तो कभी पूछे कि लावड़ी लोकगीत या लोक नृत्य कहाँ संबंधित हो, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। प्रदर्शन की अगर बात करें तो मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा नौवारी साड़ी, कौन सी साड़ी इसमें प्रयोग किया जाता है? नौवारी साड़ी का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली लय और कामुकता के लिए प्रसिद्ध है। एक्सप्रेशन देख रहे हैं। विषय क्या है? वीरता, प्रेम, भक्ति और सामाजिक राजनीतिक व्यंग इसका विषय होता है। तो आपको केवल लावड़ी में महाराष्ट्र याद रखना है और गीत और नृत्य दोनों का संयोजन होता है, ढोलकी की थाप पर किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। तो लावड़ी किससे संबंधित? महाराष्ट्र से हो गया इसका आंसर। इस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिर के परिसर में किया जाता है। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है, लेकिन आप गेस करेंगे तो कली आ रहा है। कली आ रहा है तो कली किस में आ रहा है? कथकली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। तो किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली होता है? तो सेवा कली एक अभ्यास होता है, जो कथकली जैसे परफॉर्म किया जाता है उससे जस्ट पहले एक अभ्यास किया जाता है, उसी को हम सेवा कली कहते हैं। तो सेवा कली और कथकली में क्या संबंध है? जैसे सेवा कली मैंने बताया वो अभ्यास है, तो कथकली से पहले जो पारंपरिक अभ्यास हो या अनुष्ठान होता है, यहां पर देखेंगे कथकली, तो कथकली से पहले ये जो अभ्यास हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सेवा कली कहते हैं। कहां पर होता है? मंदिर परिसर में होता है। शारीरिक और मानसिक तैयारी इसमें होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो सेवा कली कभी भी पूछे तो कथकली से जस्ट पहले जो होता है अभ्यास उसको हम सेवा कली कहते हैं। कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये जटिल श्रृंगार, भारी वेशभूषा होता है। इसमें आंखों की जो गति बहुत ज्यादा फेमस होती है, आंख की जो गति होती है। चेहरे की भाव भी इसमें बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जो 9 रस मैंने बताया था, तो इसमें 9 रसों का प्रयोग किया जाता है। तो सेवा कली जैसे सत्र कलाकारों की तैयारी मंदिर की पवित्रता और अनुशासन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली होता है? कथकली। तो किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि का उपयोग है? मैंने जब अभिनय के बारे में बताया था, आपको याद भी होगा, तो मैंने 4 चीजें बताई थी। एक क्या होता है? फिजिकल यानी अंग। दूसरा क्या होता है? वाणी। तीसरा क्या होता है? आहार यानी वेशभूषा। मैंने शुरू में क्या बताया था? अंग। दूसरा यानी पहले नंबर पे अंग बताया था, दूसरे नंबर पे वाचिक बताया था यानी वाणी, तीसरे नंबर पे आहार बताया था, चौथे नंबर पे मन। ये चारों चीजों की जरूरत होती है किसी भी अभिनय करने के लिए। आपका यानी जैसे आप बोल रहे हैं तो वाणी का प्रयोग करेंगे, शरीर तो होगा ही, आहार यानी एक वेशभूषा बने होंगे, और मन भी सात्विक होना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि किस अभिनय का संबंध यानी कौन से अभिनय में वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? आहार। जैसे जिसमें वाणी की जरूरत होगी तो वाणी वाचिक अभिनय हो जाएगा। जिसमें वेशभूषा, आभूषण इन सब की जरूरत होगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो वो केवल वेशभूषा पर आधारित होता है, आहार्य अभिनय हो जाएगा। सात्विक अभिनय भी होता है, आंगिक अभिनय भी होता है। तो टोटल 4 अभिनय के रूप होते हैं। तो अभिनय के प्रकार कितने होते हैं? 4। मैंने आंगिक बताया। मुख्य रूप से इसमें शरीर के अंग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा? शरीर के अंग से। शरीर के अंग, हाथ यानी मुद्राओं और सिर की गति के माध्यम से जो भाव व्यक्त किया जाता है, यानी शरीर के अंग, हाथ और सिर की गति के माध्यम से भाव जब व्यक्त होगा तो उसको हम कहेंगे आंगिक अभिनय कहेंगे। वाचिक अभिनय क्या होता है? यानी वाणी और शब्द के द्वारा जो अनुभव
जो अभिनय होता है, जैसे बोले गए शब्द, संवाद, कविता पाठ, गायन के माध्यम से अभिनय, यानी शब्द संवाद के माध्यम से जो अभिनय होगा उसे हम वाचिक अभिनय कहेंगे। उसके बाद सात्विक क्या होगा, मन से संबंधित होता है, यानी कलाकार के गहरे आंतरिक भाव जैसे आंसू, कांपना, चेहरे का पीला पड़ना, इस प्रकार का कोई अभिनय हो रहा है तो उसको हम सात्विक अभिनय कहेंगे, यानी आंतरिक मानसिक स्थिति को दिखाता है। उसके बाद वेशभूषा जो मैंने बताया, बाहरी सजावट, कपड़े, मुकुट, श्रृंगार जैसे कथकली में होता है, तो इसमें आहार्य अभिनय इसको कहा जाता है। बस ये 4 प्रकार के अभिनय आपको याद रखना है। आंगिक यानी अंग, वाचिक माने वाणी, सात्विक माने मन संबंधित हो, और आहार मतलब वेशभूषा से जो संबंधित हो। तो इसमें पूछा गया किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण से है, तो आहार्य आंसर हो जाएगा उसका। सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनकी सिद्धि धमाल नृत्य, कौन सा नृत्य, सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, सिद्धि समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा नृत्य किया जा रहा है, सिद्धि धमाल नृत्य किया जा रहा है। कितना पुराना है, तो 300 साल पुराना है लगभग। तो यहां पर मैप मैं क्यों लगाया हूं, अफ्रीकन समुदाय के कुछ लोग थे जो सिद्धि थे, यानी सिद्धि समुदाय थे या सिद्धि समुदाय से बिलोंग करते थे कुछ लोग, वो आकर कहां पर बस गए, गुजरात वाले रीजन में, जहां पर गिर क्षेत्र है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो वहां पर आकर बस गए। और उसी के बाद वही सिद्धि जो वहां पर डांस फॉर्म बाद में परफॉर्म करने लगे, लोक नृत्य करने लगे, उसी को हम सिद्धि धमाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिद्धि धमाल। तो सिद्धि धमाल गुजरात का एक ऊर्जावान लोक नृत्य है। सिद्धि समुदाय ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, पूर्वी अफ्रीका, मैंने अभी बताया आपको, ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे और आकर कहां पर बस गए, गुजरात वाले रीजन में, जो सदियों पहले भारत आए और मुख्यतः गुजरात के गिर क्षेत्र में यानी जम्बूर गांव में बस गए। तो आपको याद रखना है कहां से आए थे सिद्धि समुदाय के लोग, पूर्वी अफ्रीका से आए थे। कहां पर बस गए, गिर क्षेत्र में बस गए। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये लगभग 300 से 400 साल पुरानी है, जिसमें अफ्रीकी लय और भारतीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। अफ्रीका से आए हैं, भारत में है, तो दोनों का मिश्रण तो देखने को मिलेगा। नृत्य की अगर हम शैली की बात करें तो इसमें नृत्य की जो शैली होती है, जैसे सिद्धि धमाल को हम गोमा नृत्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिद्धि धमाल को क्या कहा जाता है, गोमा नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं पारंपरिक ढोल, जिसे धमाल कहा जाता है। अब ये जो ढोल लिए हुए हैं इसी को हम क्या कहते हैं, धमाल कहते हैं। मैंने मणिपुरी नृत्य में बताया था उसको, ढोल को क्या कहते हैं, पुंग कहते हैं, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, धमाल कहते हैं। तो सिद्धि समुदाय और धमाल बजाकर डांस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हम सिद्धि धमाल कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, गुजरात के गिर रीजन में कर रहे हैं। तो इसमें नर्तक पारंपरिक ढोल जिसे धमाल कहा जाता है उसका उपयोग करते हैं, और सिद्धि धमाल को गोमा नृत्य भी कहा जाता है। तो गोमा आपको नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धि धमाल कहाँ संबंधित है, याद रखिएगा, गुजरात से संबंधित है। इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं वो जंगली जानवरों की नकल करते हैं। और क्या होता है, हवा में नारियल उछाकर अपने सिर से फोड़ने जैसे हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। तो कौन कौन इस डांस को परफॉर्म करेगा, सर ही फट जाएगा, नारियल इतना भयंकर होता है, टाइट होता है। तो बस क्वेश्चन नंबर 22, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी 2 परंपराएं हैं, एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है, दूसरा रास। तो मैंने अभी को बताया कि मणिपुरी में 2 शैलियां होती हैं। एक तो होता है संकीर्तन, कौन करता है, पुरुष करते हैं। उसके बाद एक होता है रासलीला, इसमें राधा और कृष्ण से संबंधित होता है, तो यानी मेल फीमेल दोनों करते हैं। तो किससे संबंधित है ये दोनों परंपराएं, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो इसमें संकीर्तन और रासलीला आपके सामने है भी, ये भक्तिपूर्ण और धार्मिक पहलू होता है। पुरुष कलाकार पुंग और करताल, ये यहां पर देखेंगे ये करताल लिए हुए हैं, ये क्या है, करताल है। और ये क्या है,
देखिए अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग नाम जानते हैं, तो इसको पुंग कहा जाता है मणिपुर में। तो अभी हमने ये भी देखा था कि चोलम और जंगोई, मणिपुर में जो पुंग चोलम था, तो चोलम किससे संबंधित था? मेल से। और जंगोई किससे संबंधित था? फीमेल से। यानी फीमेल वर्जन जो होता है उसे जंगोई कहते हैं डांस फॉर्म को, और मेल वर्जन को चोलोम कहते हैं। और यहाँ पर संकीर्तन भक्तिपूर्ण और धार्मिक पहलू है। पुरुष कलाकार पुंग और करताल बजाते हुए गाते और नृत्य करते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। क्या है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो याद रखिएगा ये चीज। रास की बात करें, जो रासलीला होता है कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाता है, गोपियों और कृष्ण के प्रेम से संबंधित होता है। कोमल और धीमी गति इसमें लास्य शैली होती है। तो लास्य जब भी है, नृत्य की दो शैली होती है, एक लास्य शैली, एक तांडव शैली। तांडव पुरुष यानी क्रोध ओरिएंटेड होता है, लास्य में कोमलता होता है। तो बस संकीर्तन और रास ये दोनों मणिपुरी की दो परंपराएं हैं, याद रखिएगा। तो एक दो परंपराएं मणिपुरी की, एक संकीर्तन और दूसरा रास या रासलीला। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी कथक से संबंधित है। नटवरी में नटवर आ रहा है, नटवर नागर नंदा भजोरे हर गोविंद। तो नटवरी नृत्य कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। कहाँ से ये विकसित हुआ? तो नटवरी कथक का प्राचीन नाम है। कभी पूछे कि कथक का प्राचीन नाम क्या है, तो नटवरी है। उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण के जो नटवर वाला रूप था, तो भगवान श्री कृष्ण का नटवर वाला रूप और कालिया नाग के मर्दन के दौरान किए जाने वाले नृत्य से माना जाता है। तो जो आप देखे भी होंगे, अगर कृष्ण की लीलाएं आप कभी भी देखे होंगे, तो वहां पर जो कालिया नाग के ऊपर मर्दन करते हैं या डांस करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डांस या नृत्य कहते हैं हिंदी में। तो उसी को हम नटवरी नृत्य कहते हैं। ये नटवरी नृत्य किसका रूप है? तो कथक। आज उसको हम जो कथक कहते हैं, तो इसको प्राचीन नाम इसका क्या था? नटवरी था। तो कहाँ पर विकसित होगा? तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में विकसित होगा। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो देखिए नटवरी कभी पूछे तो उसको लोग जानते नहीं है, उसको शास्त्रीय कहेंगे नहीं, लेकिन वो कथक का ही तो नाम है, इसलिए उसको शास्त्रीय नृत्य शैली कहा जा रहा है। आज हम उसको कथक कहते हैं, कथक क्लासिकल है, शास्त्रीय है। तो इसमें कथा कहानी कहने की परंपरा होती है। तो कथक में कथा कथा कहे सो कथक कहावे, मैंने पहले भी बताया। कलाकार के जो पैरों का काम होता है उसको हम तत्कार कहते हैं। चक्कर और भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से पौराणिक कहानियां प्रस्तुत करना, तो इसमें कथा भी होता है और ताल और लय दोनों का मिश्रण होता है। आपने देखा भी होगा बिरजू महाराज और जाकिर हुसैन की जो जुगलबंदी होती है, कभी आप यूट्यूब पर डाल के सर्च करेंगे आपको दिखाई देगा वो। तो नटवरी का संबंध किससे है? कथक से है। शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। तो भगवान विष्णु का एक रूप क्या है? मोहिनी वाला रूप आपने कभी देखा होगा। तो मोहिनी वाला रूप क्यों धारण किया था? तो भस्मासुर को भस्म करने के लिए, क्योंकि वो पूरा आतंक मचा दिया था। उसको मतलब वरदान भी दिया गया था कि वो केवल किसी के द्वारा नहीं मर सकता, केवल अपने से ही मर सकता है। तो भस्मासुर यानी डांस करते करते अपने ऊपर, जो मोहिनी का रूप है, तो अपने हाथ अपने ऊपर रखते हैं और भस्मासुर ऊपर रखता है हाथ, तो भस्म हो जाता है। उसी से भस्मासुर नाम भी फेमस हो गया है, यानी अपने आप ही भस्म हो गया है। तो मोहिनी का रूप भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने धारण किया था। तो इसको हम जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, याद रखिएगा मोहिनी अट्टम को। अब मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ चीजों को जानना जरूरी है। कहाँ से संबंधित है? तो केरला वाले रीजन से संबंधित है। केरल में दो क्लासिकल नृत्य हैं, एक कौन है? कथकली, एक है मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी को हम जादूगरनी या विष्णु का रूप का नृत्य कहा जाता है। यह एकल महिला नृत्य है। क्या है? एकल महिला नृत्य है, यानी एक महिला के द्वारा किया जाता है।
विशेषता की बात करें, अब महिला कर रही है तो ये लास्ट से रूप होगा, तांडव तो होगा नहीं, तांडव तो मेल वाला वर्जन होता है, फीमेल वाले वर्जन को हम क्या कहते हैं, लास्ट से शैली। तो लास्ट से जहां भी आएगा वहां कोमल और सुंदर गतियां होती हैं। तो तांडव से आपको कैसे याद रखना है, जैसे शिव तांडव सुनेंगे, शिव क्या है, मेल है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं, और लास्ट से फीमेल वर्जन होता है। वेशभूषा की अगर बात करें तो सफेद ऑफ व्हाइट साड़ी जिसमें सुनहरी बॉर्डर यानी कस्बू होती है। तत्व क्या है इसमें, वायु है। क्या है, वायु। तो कभी तत्व पूछे कैसे याद रखना है, तो आप केरल वाले रीजन में कभी जाएंगे तो यहाँ पर पवन चक्की बहुत है। क्या है, पवन चक्की। पवन चक्की से भी इलेक्ट्रिक बनती है। तो पवन चक्की से क्या, हवा से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, तो उसी से आपको याद रखना है कि वायु इसका तत्व है, किसका, मोहिनी अट्टम का। कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। केरल में पवन चक्की से आपको याद रखना है वायु है। कभी तत्व पूछे तब, नॉर्मली कभी पूछा तो नहीं जाता। मोहिनी अट्टम का पुनरुद्धार और कलाकार कौन है, तो पुनरुद्धार में दो व्यक्ति हैं, V.N. मेनन। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम है V.N. मेनन, याद रखिएगा। कलाकार की बात करें जो मोहिनी अट्टम करती हैं तो सुनंदा नायर। कलामंडल कल्याणी कुटी अम्मा। अब देखिए कभी भी जैसे कलामंडल हो, नायर हो, ये सब नाम आएगा तो समझिए केरल के डांस फॉर्म से संबंधित है, या कथकली होगा या मोहिनी अट्टम होगा। तो पुनरुद्धार का श्रेय V.N. मेमन को दिया जाता है। और कलाकार कौन है, सुनंदा नायर। कलामंडल कल्याणी कुटी अम्मा ये प्रमुख कलाकार है। तो जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम को हम लोग कहते हैं। लास्ट, डंडारी नृत्य। क्या है, डंडारी नृत्य मंडलियां कोलम राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े, पखवाड़ा मतलब 15 दिन होता है, तक दिवाली के त्योहार के दौरान प्रदर्शन करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, गुसाड़ी होगा। तो चलिए डंडारी नृत्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो गुसाड़ी नृत्य और डंडारी उत्सव होता है। तो यहाँ पर डंडारी नृत्य लिखा हुआ है। नॉर्मली होता क्या है, डंडारी उत्सव के दौरान गुसाड़ी नृत्य किया जाता है। तो ये जो तेलंगाना वाला रीजन है, तो तेलंगाना वाले रीजन में ही किया जाता है गुसाड़ी नृत्य। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां के राजगोंड और कोलम जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो एक गोंड जनजाति और कोलम जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये वहां तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, याद रखिएगा। कब किया जाता है, तो दंडारी एक उत्सव होता है, उसी के दौरान किया जाता है। दंडारी उत्सव कब मनाया जाता है, तो दीपावली के दौरान मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है, तो 15 दिनों तक चलता है। 15 को हम क्या कहते हैं, 15 दिन को पखवाड़ा कहते हैं। गुसाड़ी इसी उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। तो दंडारी उत्सव होता है और उसमें गुसाड़ी नृत्य होता है, तो दोनों एक दूसरे संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मोर का पंख लगाए हुए हैं ये लोग। तो कभी पूछे कि मोर का पंख लगाकर डांस किस में किया जाता है, तो वो गुसाड़ी नृत्य में किया जाता है। कहाँ संबंधित है, तो तेलंगाना वाले रीजन से संबंधित है। तो तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है। अद्वितीय लोक नृत्य परंपरा है, वेशभूषा और सांस्कृतिक महत्व है इसका। तो जैसे अभी मैंने बताया भी कि सिर पर मोर के पंखों से बना विशाल मुकुट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मलपुए कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सिर पर मोर के पंखों से बना ये मुकुट होता है। शरीर पर राख मलते हैं जो विशिष्ट पहचान को दिखाता है। नर्तक गांव गांव जाकर प्रदर्शन करते हैं जहां उनका स्वागत होता है। यह नृत्य उनकी एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। तो आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि डंडारी उत्सव के दौरान गुसाड़ी नृत्य किया जाता है तेलंगाना के आदिलाबाद, आदिलाबाद नहीं याद आते, तेलंगाना में किया जाता है। राजगोंड और कोलम जनजातियों द्वारा किया जाता है और 15 दिनों तक चलता है इसमें। तो बस, तो दंडारी नृत्य कोलम राजगुण जनजाति की भागीदारी के साथ पखवाड़ा दिवाली के त्योहार के दौरान गुसाड़ी का प्रदर्शन करता है।
बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से जब पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, बिना रिवीजन के सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये बात हमेशा अपने मन में बैठा कर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।